साधारण कपड़े का सूट थोड़ी ना पहनेगा हमारा विनायक। भारद्वाज खानदान की अगली पीढ़ी का पहला वारिस है वो। असली सोना पहनेगा, है ना आराधना? बिल्कुल सही कहा मेनका तुमने। लेकिन इस आराधना की वजह से कि वो लोगों का इतना ख्याल रखती है, हमारा ये सरप्राइज ही उसने बर्बाद कर दिया। देखिए दीदी, जो आपने विनायक के लिए किया है वो तो आपका बड़ापन है, और आराधना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन क्या करें, पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में ऐसी चीजें हुई हैं कि सब लोग ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। बहरहाल मैं आराधना की तरफ से आपसे और सबसे माफी मांगना चाहूंगा। अरे नहीं माधव, सॉरी दीदी जी। कोई बात नहीं, हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। चलो अब इन बातों को छोड़ते हैं और कल की रस्म की तैयारियां शुरू करते हैं। अरे खाना दो, भूख लग रही है हमें। इतने दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल में रहकर आई हो ना, इसलिए लगता है कि तुम्हारा दिमाग कम चलने लगा है। गलती गलती पर गलती किए जा रही हो तुम। अगर वो लड़की चंदा बाहर आकर अपना मुंह खोल देती सबके सामने, तब क्या होता? अगर सही वक्त पर हम आकर तुम्हारी मदद नहीं करते तो किशन को सारा सच पता चल जाता। फिर तुम्हारा क्या होता? हमने तो अपनी चाल भी नहीं चली है अभी तक। तुम अपना राज भेदने चली थी। अरे अब तक तो तुम इस घर से बाहर होती, समझी तुम? देखो, बार बार आकर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम तुम्हें बचा नहीं सकते। वैसे आज आप भी तो पकड़ी गई थी ना। आराधना ने आपको भी तो उस हवेली के करीब जाते हुए देख लिया था, याद है? सब कुछ याद है हमें, लेकिन आज तक हमने किसी को भी खुद पर शक करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि आज तक हमारा सच कभी बाहर नहीं आया। असलियत को बाहर लाकर प्रशांत को जेल भिजवाकर हमारे परिवार के सबसे खास और अपने हो गए हम। अब अगर भगवान भी नीचे आकर हमारे परिवार के सामने हमारा जुर्म बताएगा ना, तब भी हमारा परिवार उस भगवान पर भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। याद रखना देविका, हम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना ही हम चाहते कि तुम हमारे घर में रहो। सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने तुम्हें अपना मोहरा बनाया। ये प्रेगनेंसी का आइडिया तुम्हें देना, जाकर उस सिस्टर जूली से मिलना, उसकी मदद लेना और तुम्हें वापस इस घर में लाना, ये सब कुछ हमारी चाल का ही एक हिस्सा है। याद रखना, हमारा एक छोटा सा काम करोगी ना, तो जिंदगी भर उस सरकारी अस्पताल में तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठकर ऐश करोगी तो। प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट माधव भारद्वाज से मैच होनी चाहिए। जितने पैसे लगाने हो लगाओ, जिसे जो देना है तो, लेकिन हमारा काम हो जाना चाहिए। एक बात और, माधव के दिमाग में आपको ये बात डालनी होगी कि उसे उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा। देविका को अच्छे माहौल देने के लिए देविका का घर वापस आना बहुत जरूरी है। उसका घर से दूर जाना उसके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे देविका कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार और माधव दोनों ही मिले। ये सब सिर्फ आपकी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें मेरा भी दिमाग है। अगर मैंने सही वक्त पे वो फोटो नहीं खींची होती ना, तो एमडी और परिवार वाले कोई भी ये बिलीव नहीं करता कि एमडी ने उस दिन नशे की हालत में कुछ गलत किया था। और वैसे भी आप तो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रही हैं ताकि आपका इस घर की मालकिन बनने का और पूरी जायदाद अपने नाम करने का ये बरसों पुराना सपना ना पूरा हो जाए। हाँ, ये हमारा सपना नहीं है, बल्कि ये हमारा हक है।
इस परिवार की पहली संतान है हम, और हम हमारा ये हक किसी भी कीमत में पूरा करेंगे, समझी तुम? तो बस देखती जाओ देविका, बहुत ही जल्द ये सब कुछ हमारे बच्चों का होगा। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर तुमने हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हें इस घर से बाहर निकालने वाला इंसान हम होंगे। सिर्फ इस घर से नहीं, बल्कि उस मेंटल हॉस्पिटल में जाकर छोड़ने वाले भी हम ही होंगे। और इस बार इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम उस मेंटल हॉस्पिटल से कभी भाग ही ना पाओ। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी करतूतों के बारे में सोचो, समझी तुम? ये याद रखना, इस खेल की रानी हम हैं, और तुम सिर्फ एक प्यादे हो। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है देविका। ऐसे कौन से चाल चलने वाली हैं आप? यही तो फर्क है रानी और उसके प्यादे में। रानी की हर चाल एक सोची समझी साजिश होती है। अगर तुम्हें अपना प्यार पाना है और हमें हमारे मकसद में कामयाब होना है, तो पूरे परिवार को तुम्हारी इस प्रेगनेंसी के बारे में यकीन दिलाना होगा। और आलमगीर की हवेली का राज भी तो हम बाहर नहीं आने दे सके। चुप! नहीं देविका, हवेली का नाम भी मत लेना। यहां दीवारों के भी कान होते हैं। हमने तो बस अपनी बिसात बिछाई है, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी चालों पर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। कल विनायक की खीर खिलाई की रस्म है, और उस रस्म में हमारे खेल का आगाज होगा। हमने तुम दोनों को एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। वो बात हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या बात है दादी? विनायक का अन्नप्राशन वो 6 महीने का हो गया है, लेकिन क्या तुम दोनों को ये लगता है कि हमें ये रस्म धूमधाम से करनी चाहिए? क्यों दादी? ये रस्म किशन और हमारे बच्चों के लिए भी हुई थी, तो फिर विनायक के लिए क्यों नहीं? मेनका, तुम वजह अच्छी तरह से जानती हो। हम सब सालों से शांत हैं, कोई इसके बारे में कुछ बात नहीं करता। पर इसका मतलब ये नहीं कि माधव और उसके वंश पे लगे हुए श्राप को हम भूल चुके हैं। हाँ, हम मानते हैं, इस बात की कभी भी चर्चा न करने की कसम हम ही ने दी थी, लेकिन अब हमें लगता है कि इसके बारे में बात करना जरूरी है। माधव, तुम ही सोचो जरा, पिछले 1.5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ इस घर में। जब से विनायक आराधना की कोख में आया है, अनगिनत अनहोनी घटनाएं घटी है इस परिवार में। सबसे पहले दामिनी की मौत, और फिर विनायक पर हमला, और नए साल की रात तो विनायक मरते मरते बचा है। और माधव, तुम पर जो हादसा हुआ, ये सब कुछ भूल गए क्या तुम लोग? पिछले 30 सालों में हमने कभी महाशिवरात्रि की पूजा नहीं की इस घर में, क्योंकि माधव को यह श्राप महाशिवरात्रि के दिन ही दिया गया था। श्राप? कौन सा श्राप? कैसा श्राप?